everyone. Welcome back to our conic section. So this is the third chapter of the coordinate geometry, right? So welcome back and let's study conic section. ठीक है, तो conic section में हम अभी पहला चैप्टर करेंगे उसका पैराबोला, है ना? तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला बेटा, है ना? ये तीन हम और रेक्टेंगल और हाइपरबोला, ठीक है, ये हम 3-4 चैप्टर करते हैं कॉनिक सेक्शन के अंडर में, है ना? तो अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट किया था स्ट्रेट लाइन, सर्कल। अब हमारा ये नया है, नया पैराबोला करेंगे अंडर कॉनिक सेक्शन, ठीक है? ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट, ठीक है? तो आज हम जनरल चीजें देखेंगे बेटा, कॉनिक सेक्शन होता क्या है, कैसे ऑब्टेन होता है ना? या हमको जनरल इक्वेशन क्या होती है कॉनिक सेक्शन की, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कोई भी हमारा देखो नाम से पता चल रहा है बेटा कॉनिक सेक्शन, इसका मतलब ये किसी कोन से आया होगा, है ना? तो एक्चुअली एक एक्सिस होता है ना? ये हमारा सपोज वर्टिकल एक्सिस है, एक हमारा क्या होता है बेटा, ये एम इसको बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं बेटा? जनरेटर लाइन। अगर आप इसको घुमाओगे, है ना, ये जनरेटर कैसे कैसे घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट। तो क्या बनाएगा? एक कोन बना देगा। क्या बनेगा बेटा? एक कोन बनेगा। आपको देखो क्या बनेगा हमारे पास, एक कोन मिलेगा हमको, है कि नहीं? ठीक है, अब इस कोन को, है ना, इस कोन को आप यहाँ पर, ये हमारा एंगल बेटा अल्फा है, ठीक है? क्या है? अल्फा। अगर आप इस कोन को कट करोगे बेटा एक प्लेन से, किससे कट करोगे? एक प्लेन से कट करो, है ना? तो अगर आप ध्यान से देखोगे हमको अलग अलग एंगल मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? अलग अलग एंगल मिलेगा। लेट्स सपोज दिस एंगल इज बीटा। क्या बेटा? हमारे पास ये एंगल बीटा है ना? तो अगर आप इसको अलग अलग एंगल से कट करोगे, है ना, आगे पीछे करके, तो हमको अलग अलग क्या मिलता है? कॉनिक सेक्शन मिलता है, ठीक है? तो अभी इसको देखते हैं कैसे कैसे हमको अलग अलग बीटा एंगल पे, है ना, अल्फा तो फिक्स है हमारा, अलग अलग बीटा एंगल पे कैसे कैसे हमको वो कौन कौन से कोनिक मिलते हैं। सर्कल भी वन ऑफ द कोनिक है बेटा, है ना? सर्कल भी क्या है? वन ऑफ द कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है, ठीक है? अगर मैं इस प्लेन से, है ना, ये हमारा जो प्लेन है, अगर ये हमारा प्लेन जो है, इस प्लेन को मैं ऐसे कर दूं, है ना, ऐसे करके कट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एक सर्कल मिलेगा, है ना? तो अगर हमारा जो बीटा है बेटा, ये जो बीटा एंगल है ना, तो ये जो बीटा एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री मतलब ऐसा हो जाए, बीटा डिग्री क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो जो ऑब्टेन्ड कोनिक होगा बेटा, वो क्या होगा? हमारा सर्कल। क्या होगा? सर्कल होगा, ठीक है? तो अगर बीटा हमारे पास क्या हो जाए? 90 डिग्री, तो ऑब्टेन्ड कोनिक क्या होगा बेटा? सर्कल होगा, है ना? और जो अगर हमारा, है ना, अगर हमारा जो बीटा है बेटा, वो अल्फा से ज्यादा हो, पर दोनों किससे हो? 90 डिग्री से कम। किससे बेटा? 90 डिग्री से कम। तो जो ऑब्टेन कोनिक होगा बेटा, वो होता है एलिप्स। क्या मिलता है आपको? एलिप्स मिलता है, ठीक है? और तीसरा टाइप बेटा देखो यहाँ पे, तीसरा अगर बीटा इक्वल्स टू अल्फा हो जाए बेटा, क्या हो जाए? बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा हो जाए, है ना? मतलब आप इसको ऐसे एंगल से कट करो, ठीक है, कुछ ऐसे एंगल से, क्या हो जाए? ये कुछ ऐसे एंगल से कि बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए बेटा? अल्फा हो जाए, है ना? तो जो हमको यहाँ से कोनिक मिलता है बेटा, क्या मिलता है? पैराबोला। क्या मिलेगा हमको? पैराबोला मिलेगा, ठीक है? तो हमको क्या मिलेगा बेटा? ऐसे पैराबोला मिलेगा। तो ऐसा टाइप का कुछ कोनिक मिलेगा, आप कट करोगे, है ना? तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा में क्या मिलता है बेटा हमको? पैराबोला मिलता है, ठीक है? और हाइपरबोला कब मिलेगा बेटा? यहाँ पे देखो जरा, हाइपरबोला मिलेगा जब हमारा बीटा जो है 0 से ज्यादा हो जाए बेटा। किससे हो जाए? 0 से ज्यादा हो जाए, है ना? ये 0 के बराबर भी हो सकता है, बट अल्फा से क्या हो? कम हो, मतलब बीटा एंगल कम हो। तो तब ऐसे अगर आप, है ना, अगर हमारा जो बीटा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, तो हम ऐसे इसको ऐसे कट करें, है ना, कि हमारा बीटा क्या हो जाए? इस वाले अल्फा से, है ना, क्या हो जाए? कम हो जाए। तो हमको क्या मिलेगा? हाइपरबोला मिलता है। तो इसी कोण से अलग अलग एंगल पे कट करने पे, है ना, जैसे मैं 90 डिग्री वाला बना के दिखाता हूँ आपको, देखो सर्कल कैसे मिलेगा हमको। जैसे हमारा ये जनरेटर है, राइट? अब हम क्या करेंगे, देखो ये कोण है, अगर आप इसको 90 डिग्री पे कट करो बेटा, है ना, इसको आप 90 डिग्री पे कट करो, तो हमको क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एक सर्कल मिलेगा, राइट? ठीक है? तो ऐसे ऐसे करके हमको क्या मिलता है बेटा? अलग अलग, है ना, अलग अलग तरीके से अगर हम प्लेन को कट करेंगे इस कोन के साथ, तो हमको क्या मिलेगा? अलग अलग कोनिक सेक्शन मिलता है, ठीक है? तो ये हमारा होता है बेटा कि जनरल कटिंग ऑफ द कोनिक सेक्शन। ये अल्फा और बीटा में कंडीशंस के साथ, है ना, हम बता सकते हैं कि कौन सा कोनिक है, ठीक है? कोनिक सेक्शन एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक देखो, कोनिक सेक्शन एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो कोनिक सेक्शन एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट,
ठीक है, तो हमारे पास क्या बेटा यहाँ पे देखो, कॉनिक सेक्शन एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट हम पी ले लेते हैं ना, इसको एक फिक्स पॉइंट एस से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, मेजर करते हैं इसका डिस्टेंस, है ना, और एक फिक्स्ड लाइन से, एक फिक्स लाइन से, तो इस लाइन का इक्वेशन मान लो बेटा एल इक्वल्स टू मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, ये हमारा क्या है, इस लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप ये भी इस लाइन की इक्वेशन में लो, है ना, ये लाइन की हमारी क्या है बेटा, इक्वेशन है। ठीक है, और ये वाला जो यहाँ पे ये जो पी और ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट करें बेटा, यहाँ से इसका डिस्टेंस पी एम क्या होगा, पी एम होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक मेजर, एक पॉइंट लिया है एस, ठीक है, और एक ठीक है, और एक पॉइंट क्या लिया बेटा पी, पी का डिस्टेंस इस लाइन से, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, पी एम, और पी का डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन एस से, है ना, तो इसको तुम क्या करो बेटा, इसको घुमाते जाओ, क्या करते जाओ, लोकस का मतलब क्या होता है, घुमाते जाओ। ठीक है, तो इस पी पॉइंट का, है ना, क्या करते हैं, उसको घुमाते जाओ, तो अलग अलग कंडीशंस पे हमको अलग अलग कोनिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एक रेशियो डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं पी एस बाय पी एम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, एसेंट्रिसिटी बोला जाता है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, है ना, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम फिक्स पॉइंट एस एंड to the ratio, है ना, to the value of this, distance of this point P from this line remains constant। ठीक है, इनका रेशियो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट रेशियो को बोला जाता है ई, ई का मतलब होता है बेटा एसेंट्रिसिटी। क्या होता है हमारा, एसेंट्रिसिटी होता है ना, तो पी एस बाई पी एम का रेशियो क्या होगा बेटा, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी। अब ई की अलग अलग कंडीशन होती है जिसमें यहाँ पर हमको अलग अलग क्या देखने को मिलता है बेटा, अलग अलग कोनिक देखने को मिलता है। अगर ई की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, ई की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, और सर्कल केस में ई की वैल्यू 0 होती है। क्या होता है बेटा, ई की वैल्यू 0 होती है, आपको ध्यान रखना है ना, ई की वैल्यू क्या होती है 0। सो इन केस ऑफ सर्कल बेटा, है ना, इन केस ऑफ सर्कल ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 के बराबर। ठीक है, तो ई की वैल्यू होती है बेटा 0 के बराबर। और इन केस ऑफ पैराबोला बेटा, है ना, इन केस ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला के केस में क्या होता है बेटा, हमारा पैराबोला के केस में क्या होता है, ई की वैल्यू 1 के बराबर, किसके बराबर होती है बेटा, ई की वैल्यू 1 के बराबर। और इन केस ऑफ एलिप्स बेटा, इन केस ऑफ एलिप्स, एलिप्स के केस में ई की वैल्यू जो होती है बेटा लेस देन 1 होती है बट ग्रेटर देन 0 होगी, है ना। और इन केस ऑफ जो हाइपरबोला होगा बेटा, इन केस ऑफ हाइपरबोला, इन केस ऑफ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला के केस में, हाइपरबोला के केस में बेटा ई की जो वैल्यू है ग्रेटर देन क्या होगी, 1 से ज्यादा, क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा। ठीक है, तो ई क्या है बेटा, एसेंट्रिसिटी है, जो किसका रेशियो होता है, इस पॉइंट पी का, है ना, इस पॉइंट फिक्स पॉइंट एस से। ठीक है, बाद में हम देखेंगे बेटा इस फिक्स पॉइंट एस को क्या बोला जाता है, फोकस। क्या बोला जाता है बेटा, फोकस बोला जाता है। और इस फिक्स लाइन को, इस फिक्स लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला जाता है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। आई होप आपको इतनी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी, है ना। ठीक है, आप इतना कॉपी डाउन करिए, उसके बाद हम इसके आगे देखते हैं इसको। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, है ना, इक्वेशन ऑफ एनी कॉनिक। अगर आपको किसी भी कॉनिक का, है ना, क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो अभी हम डेफिनेशन यूज करेंगे बेटा। ये हमारा क्या है, ए एक्स प्लस, ये लाइन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा लाइन है। ये पॉइंट हमारा क्या बेटा पी, और यहाँ से फिक्स पॉइंट से एस डिस्टेंस पे, है ना, ये हमारा क्या बेटा एस डिस्टेंस से, और ठीक है, ये हमारा एम होता है। ठीक है, और ये जो पी है बेटा, इस पी को मान लो तुम एक्स कोमा वाई, क्या मान लो, एक्स कोमा वाई, कोई भी एक जनरल कोऑर्डिनेट मान सकते हैं हम। ठीक है, तो और ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इसको मान लो अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, इसको मान लिया अल्फा कोमा बीटा मान लिया। अभी हम अगर पी एस डिस्टेंस लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, अगर हम पी एस लिखेंगे तो पी एस का डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, राइट। और जो हम पी एम लिखेंगे बेटा, पी एम डिस्टेंस, तो पी एम की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो उसका फॉर्मूला होता है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है उसको इसमें पुट कर दो, तो एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और डिवाइड बाय बेटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी कॉनिक का पी एस बाई पी एम रेशियो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ई के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो पी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई टाइम्स पी एम, और पी एस की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई टाइम्स, और जो पी एम की वैल्यू है, पी एम की वैल्यू बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई क्या है हमारे पास, डिवाइड बाई हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, क्या कर देंगे बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा ई स्क्वायर टाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ से नीचे से बेटा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो किसी भी कॉनिक का इक्वेशन लिखना है बेटा आपको, तो ऐसे फॉर्मेट में आता है वो, है ना। किसी भी कॉनिक का जनरल इक्वेशन लिखना है तो हमको इस इक्वेशन में आता है। अब जब इसको आप सॉल्व कर दोगे, है ना, ई की वैल्यू जैसे पैराबोला होगा तो ई की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे। अगर एलिप्स और हाइपरबोला तो उसमें ई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, या हम उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारा पैराबोला हो गया बेटा, तो ई की वैल्यू क्या होगी, तो इन केस ऑफ पैराबोला क्या बेटा, इन केस ऑफ पैराबोला, क्योंकि हम भाई पैराबोला पढ़ रहे हैं तो हम पैराबोला का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखेंगे। तो इन केस ऑफ पैराबोला क्या होगा बेटा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर, क्या हो जाएगी बेटा, ई की वैल्यू 1 के बराबर, तो उसको यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ई की वैल्यू 1 को, तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी बेटा पैराबोला की जनरल इक्वेशन वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, और ई स्क्वायर की वैल्यू 1 है ना, तो ये 1 हो जाएगा, और हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, किसी भी पैराबोला का इक्वेशन जो होगा, है ना, इस फॉर्मेट में हम जनरल इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। आप इतना लिखिए। अभी ये वाला जो बेटा इसका एग्जाम्पल जो हम करेंगे, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज कहाँ पर है। अभी एक दो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर कि जनरल इक्वेशन निकालना है। अभी देखते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो एक हमको एक्स और वाई में क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, है ना। तो उसको उसको बोलते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ कोई भी कोनिक। तो कभी कभी हमको जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक दे देता है, फिर पूछता है कि बताओ कौन सा ये कोनिक है, क्या ये पैराबोला है, क्या ये एलिप्स है, क्या ये हाइपरबोला है, क्या ये सर्कल है ना। तो वो सब हमको पूछता है वो, ठीक है। तो उस पे अभी क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पे 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसको आप कॉपी डाउन करें। तो देखो बेटा यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कॉनिक सेक्शन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ कॉनिक, क्या बेटा, रिकॉग्निशन ऑफ एनी कॉनिक। तो हमारे पास देखो बेटा कोई भी कॉनिक इक्वेशन है ना, वो किस फॉर्मेट की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, किसी भी कॉनिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन ये होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो बेटा, ठीक है, अगर ये किसी कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है तो इसमें एक कंडीशन होती है, उसको डेल्टा कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, डेल्टा कंडीशन। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा हमारे पास क्या है बेटा, डेल्टा हमारे पास है अंडर, ये होता है देखो, डेल्टा होता है एक डिटरमिनेंट। क्या होता है बेटा, डिटरमिनेंट सॉल्व किया जाता है, ठीक है। होप आपने सीखा होगा डिटरमिनेंट सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इसमें हम ये फिल करते हैं, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है बेटा, देखो अ हैंडसम गाय हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा, ठीक है, अ हैंडसम गाय हैविंग अ बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा, ठीक है। तो इसको ये याद करने का तरीका बेटा, ये डेल्टा वैल्यू होती है, ठीक है। ये क्या होगा हमारा डेल्टा वैल्यू होगा। अगर ये 2 डिग्री इक्वेशन, ये जो 2 डिग्री इक्वेशन किसी कोनिक को रिप्रेजेंट करे बेटा, है ना, तो ये जो डेल्टा वैल्यू है, ये जो हमारा हैंडसम गाय हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा, इसकी जो डेल्टा वैल्यू है, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ की वैल्यू बेटा, ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट, एच क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, है ना ये, ठीक है। और जी और एफ तो आपको पता है, सी का मतलब कांस्टेंट है। तो if this general 2 degree equation, if this general 2 degree equation
2 degree equation represents any conic section, ठीक है, रिप्रेजेंट टू एनी कॉनिक सेक्शन। तो इसका जो डेल्टा बेटा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसका डेल्टा सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ क्या ये 2 डिग्री इक्वेशन कॉनिक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसका क्या करोगे, डेल्टा वैल्यू निकालोगे, और जो डेल्टा वैल्यू ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद आएगी, है ना, वो नॉट क्या आनी चाहिए, 0 नॉन जीरो नंबर आना चाहिए, क्या बेटा, नॉन जीरो नंबर। अगर वो 0 आ गया तो आपको बोल देना है इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी कॉनिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा कुछ कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है, और उस कंडीशन पे, है ना, हमको ये पहचानना होता है कि अगर ये कॉनिक है ना, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो हमारे पास देखो कंडीशन और कौन सा कॉनिक है ना, ये हमको पहचानना है। तो कंडीशन क्या है बेटा, देखो देखो आपने सर्कल की इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा ये इक्वेशन, है ना, जब हम पिछले चैप्टर सर्कल पढ़ रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा था, एक ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, देखो इसमें ये वाला टर्म ही था सर्कल में, और a और b क्या थे बेटा, 1 और 1 थे, है ना। इसका मतलब अगर इस कोनिक को सर्कल होना है तो पहले कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और a इक्वल्स होना चाहिए b के बराबर, और जो हमारा h है बेटा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, तभी क्या होगा, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना, ठीक है, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और एच स्क्वायर क्या हो बेटा, ए बी के बराबर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, और एच स्क्वायर क्या हो बेटा, लेस देन ए बी हो, एच स्क्वायर क्या हो, लेस देन ए बी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, एलिप्स को, किसको करता है, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और चौथी कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, एच स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो बेटा, ए बी, क्या हो, ए बी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा हाइपरबोला, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब लास्ट टॉपिक यहाँ पे देखो बेटा, इस पर लास्ट है कि लास्ट देखो सेम चीज है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बाद में पढ़ेंगे हम, जब हाइपरबोला टॉपिक करेंगे तब उसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो एच स्क्वायर क्या है बेटा, हमारा ग्रेटर देन ए बी ही हो, है ना, सेम, क्योंकि हाइपरबोला तो होना चाहिए, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो बेटा, 0 के बराबर हो, है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोलेंगे बेटा उसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अब देखो इतने सारे कोनिक होते हैं, है ना, तो अगर आपको कोई जनरल इक्वेशन दे दे, आपको क्या बेटा, कोई जनरल इक्वेशन दे दे और बोले कि कौन सा कोनिक है ना, तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे, ठीक है, कि ये कोनिक कौन सा है। आप समझ गए। अब एक एग्जांपल करेंगे तब आपको और समझ में आएगा, इसको आप लिखो, उसके बाद एक एग्जांपल करते हैं ऑफ लैम्डा, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ बेटा यहाँ पे इक्वेशन दिया हमको जनरल कोनिक का 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा xy प्लस 2 लैम्डा xy प्लस 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमको क्या दिया बेटा, ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दिस कोनिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, ठीक है। तो ये जो कोनिक का इक्वेशन लिखा बेटा, अगर वो पैराबोला है तो हमको क्या निकाला, लैम्डा की वैल्यू, क्या निकाला, लैम्डा की वैल्यू। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होता था बेटा, है ना, वो क्या होता था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, क्या था बेटा हमारा, c इक्वल्स टू 0, राइट। अभी देखो यहाँ पे, अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो h की वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर, इसको कंपेयर करो इससे, तो h की वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है ना। और जो a की वैल्यू बेटा, a क्या है हमारा 9 के बराबर, और b की वैल्यू किसके बराबर बेटा, 4 के बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने कंडीशन बताई थी उस टेबल में, है ना, कि अगर कोई चीज पैराबोला होती है ना, तो पहला तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हमको ये बोल के दिया है क्वेश्चन में कि ये किसी कोनिक को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है आपको क्या लगाना बेटा, एच स्क्वायर क्या था, इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो अब यहाँ पे देखो लैम्डा, एच की वैल्यू क्या है बेटा, लैम्डा के बराबर, तो लैम्डा स्क्वायर क्या है बेटा, इक्वल्स टू 36। अगर आप लैम्डा लोगे तो अंडर रूट क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस ऑफ 36, तो लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस 6, है ना। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर कोई हमारा ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना पड़ेगा, तो कंडीशन याद होनी चाहिए कि कौन कब
कोई कोनिक, किसी जनरल कोनिक का इक्वेशन कब पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, कब एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है और कब हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं जो बेस्ड है डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला पे, है ना। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन definition of any of पैराबोला है ना। तो डेफिनेशन क्या देखी थी अपने पैराबोला की बेटा, कि पैराबोला एक ऐसा कोनिक है, पैराबोला क्या बेटा, ऐसा कोनिक है जिसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस है ना, और इस लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है ना। तो ये लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, हम डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। अभी आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोला जाता है। इस फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो PS बाई PM क्या होता है बेटा, अभी हमने देखा E के बराबर, लेकिन पैराबोला में E किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, अभी हमने देखा। तो PS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PM। तो आपको किसी भी सर अगर किसी लाइन की इक्वेशन दी है ना, और कोई फिक्स पॉइंट दिया है, फिर बोलता है पैराबोला की इक्वेशन निकालो, तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, PS इक्वल्स टू PM। अभी मैंने पीछे डराइव भी किया था, एक इस पे क्वेश्चन करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, whose focus is at s equals to क्या बेटा, -1, कहाँ पर है ये, -1, पे, एंड डायरेक्ट्रिक्स 4x + 3y, एंड डायरेक्ट्रिक्स is 4x, डायरेक्ट्रिक्स क्या बेटा, 4x + 3y - 24, 4x - 3y + 24 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या बेटा, डायरेक्ट्रिक्स है ना। तो हम ये डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन होगी हमारी 4x - 3y + 24, है ना। यहाँ से हम ये M पॉइंट होगा हमारा, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है बेटा हमारा, P, क्या है हमारा P। ये P कोऑर्डिनेट को क्या लेंगे, x, y, क्या लेते हैं हम, x, y, और यहाँ पे ना S जो है फोकस, तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना दिया, -1, 1। तो PS लेंथ निकालेंगे और क्या निकालेंगे, PM लेंथ निकालेंगे, और दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट। तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखो, PS की लेंथ कितनी आएगी बेटा, यहाँ से √ आ जाएगी बेटा। PS की लेंथ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा PS की इक्वेशन, ये डिस्टेंस। और PM का जो डिस्टेंस आएगा बेटा, उसमें क्या लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, वो इसके लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या आएगा, 4x + 3y - 24 4x - 3y + 24 इसका मॉडुलस लेना है, √ क्या करना बेटा, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, है ना। तो जो PM की लेंथ आ जाएगी 4x - 3y + 24 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगी हमारी PM की लेंथ, है ना। अब हमको क्या करना है, PS इक्वल्स टू PM, क्या करना है बेटा, PS इक्वल्स टू PM। तो PS की लेंथ कितनी है जल्दी बताओ, √ x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बेटा, PM। तो PM हमारे पास mod ऑफ 4x - 3y + 24 डिवाइड बाय 5। अब दोनों तरफ क्या करना है हमको, स्क्वायर, क्या कर देना बेटा, स्क्वायर कर देना है ना, दोनों तरफ क्या कर देना है, स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर दो, है ना। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x - 3y + 24 डिवाइड बाई क्या बेटा, 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 25, है ना। अब यहाँ पे आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ लगा दो a + b होल स्क्वायर और यहाँ लगा दो a - b होल स्क्वायर, और इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे लगा दो बेटा a - b + c का होल स्क्वायर, है ना। 9th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a - b + c का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वो आएगी बेटा +16y² 9x² प्लस 16y² माइनस क्या आएगा बेटा आपको 24xy - 24
एक्स वाई प्लस 242x, क्या बेटा 242x और प्लस 94y माइनस 526 प्लस 94y माइनस 526 इक्वल्स टू 0 के बराबर। ये 242 है और यहाँ पर है बेटा 24x। इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तब आएगी, है ना, ये वाली इक्वेशन। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, बट हमेशा जनरल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो आप इसको यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, अगर आपको देखना है कि क्या ये जो मैंने इक्वेशन निकाली सही है, तो पैराबोला की कंडीशन क्या बताई थी आपको, बताओ। एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, आप इसमें चेक कर सकते हो, है ना। एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए बेटा, ए इंटू बी, ठीक है। तो देखो आ जाएगी, ये जो लिखा होता है बेटा वो क्या लिखा होता है, 2h(xy), क्या लिखा होता है 2h(xy). तो देखो 2h की वैल्यू किसके बराबर होगी, 24, मतलब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -12 आ जाएगी। अब एच स्क्वायर करेंगे तो -12 का स्क्वायर, और देखो a इंटू बी मतलब 9 इंटू 16, देखो ये दोनों सेम वैल्यू तो होती है ना। तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चंस करते हैं। आप इसको कॉपी करो, उसके बाद देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। जो जनरली स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब है कि बेटा जिसका वर्टेक्स है ना, अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है बेटा हमारा, ठीक है, जब अगर आप एस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे, है ना, तो ये जो पॉइंट है बेटा, एन पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या होता है बेटा, फोकस से पास करता हुआ और है ना पीएम के पैरेलल एक लाइन खींचो, तो डायरेक्ट्रिक्स को जिस पॉइंट पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो अगर वर्टेक्स हमारा 0,0 हो जाए, है ना, तो उस केस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, जो हम अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में अभी प्रोसीड करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा जनरल इक्वेशन पे क्वेश्चन निकाल के, ठीक है। आई होप, ठीक है। लेट्स मीट अप टुमारो and let's discuss the standard equation of the parabola. Thank you everyone for joining, and keep learning hard and keep joining our JEE main series, right? तो आप किसी की भी तैयारी करते हो, है ना।